Hello guys, welcome to all in SG Education Academy. Hope you all are fine. In today's video, we are going to discuss lesson number 1 of class 9th chemistry, matter in our surrounding. Dear students, I am very happy कि आप सभी वीडियोस को काफ़ी अच्छे से लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें. आप हमारी सभी वीडियोस को शेयर करते रहें. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियोज़. आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारा लेसन नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग. तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैटर किसे कहते हैं. ठीक है, मैटर को हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थ. ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर. यानी जो भी मतलब जगह घेरता हो, स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो और जिसका अपना मास हो, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे. ठीक है, अब देखिए यूनिवर्स के अंदर आप जो भी चीज़ें देखते हैं उसका अपना मास होता है. ठीक है, क्या होता है? अपना मास होता है. और मास प्रत्येक चीज़ का क्या होता है? फिक्स होता है. एवरीवेयर उसका जो मास रहेगा वो सेम रहेगा, चाहे आप स्पेस में चले जाएं. ठीक है, मास के ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होगा. जिस भी ऑब्जेक्ट का आप मास अर्थ पे मतलब मेज़र करेंगे वही मास आपको हर जगह मिलेगा. ठीक है, मास को आप ना ही मतलब नष्ट कर सकते हैं, ना ही आप उसे बना सकते हैं. ठीक है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. ये 5 जो हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं उनकी फॉर्म के अंदर हैं, जिन्हें हम कहते हैं पंच तत्व. ठीक है, पंच तत्व जैसे एयर है, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ये 5 मिलकर क्या बनाते हैं? आपके पंच तत्व का निर्माण करते हैं. मैटर का एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे चेयर, बेड, रिवर, माउंटेन्स, डॉग, ट्री, बिल्डिंग एक्सेट्रा. ये सभी क्या है? आपकी मैटर्स हैं. अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर कि मैटर की विशेषताएं क्या हैं. मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं. दीज पार्टिकल आर टू स्मॉल. ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं टू बी ऑब्जर्व विद नेक्ड आई. यानी हम उन्हें हमारी नंगी आंखों से नहीं देख सकते. मिनटू से हमें उन्हें देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप या फिर हमें ग्लास का प्रयोग करना पड़ेगा, स्पेक्स का प्रयोग करना पड़ेगा. ठीक है, दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. ठीक है, ये लगातार कॉन्स्टेंट मूव करते रहते हैं. जैसे एयर मूव करते रहती है, एयर पार्टिकल मूव करते रहते हैं, वैसे ही ये मूव करते रहते हैं, क्योंकि एयर भी क्या है? मैटर ही है. दीज पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन दैम. इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है. ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. देखिए बच्चों, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, तो उसके अंदर जो मैटर्स हैं यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. तो जो उसके पार्टिकल होते हैं उनमें भी क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है. अब बात करते हैं हम डिफ्यूज़न की. ठीक है, तो डिफ्यूज़न क्या है? देखिए डिफ्यूज़न का मतलब होता है जैसे आपस में किसी भी दो गैसेस का या फिर सॉलिड का लिक्विड के अंदर मतलब मिल जाना. ठीक है, विसरण हो जाना, उनका आपस में एक हो जाना. ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर. यानी अपने आप ही पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ में मिल जाना. जैसे कि कोई भी दो गैसेस हैं, अगर हम उन्हें एयर में छोड़ेंगे तो वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे. दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स. वैसे इसलिए कर पाते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है. दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. यानी इस प्रकार का पार्टिकल्स का आपस में इंटरमिक्स हो जाना, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन. जैसे कि गैस सिलेंडर है, मान लीजिएगा, अगर हम उसके वाल को ओपन करते हैं तो जो गैसेज है वो एयर के अंदर क्या करती है? मतलब डिफ्यूज़ होने की कोशिश करती है. ठीक है, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूज़न. ठीक है, यानी डिफ्यूज़न कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस. ठीक है, डिजोल्विंग ए सॉलिड इन लिक्विड. जैसे कि किसी सॉलिड का किस में मिल जाना? लिक्विड के अंदर मिल जाना. ठीक है, जैसे बर्फ़ को अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या हो जाती है? डिफ्यूज़ हो जाती है. ठीक है, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेज. मान लीजिए कोई भी दो गैसेज हैं
ठीक है। अगर हम उनको एक दूसरे के साथ में इंटरमिक्स करवाएंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी, एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कि हमने जो मैटर को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, बेसिकली 3 और वैसे 5 भागों में, तो उनका जो आधार है वो बेस है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है बेस्ड अपॉन पार्टिकल्स अरेंजमेंट, ठीक है। तो पहला हमने जो लिया है वो क्या लिया है, पार्टिकल का अरेंजमेंट किस प्रकार का है, ठीक है। सेकंड है बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, सेकंड हमने लिया कि उन जो पार्टिकल्स की एनर्जी क्या है, कम है ज़्यादा है, ठीक है। थर्ड है बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, यानी उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कितना है, डिस्टेंस कितना है। इस आधार पर हमने मैटर को मेनली 3 भागों में बांटा है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। देखिए आप सॉलिड के बीच में कोई भी आपको फोर्स, मतलब इतना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इसमें आपको स्पेस भी नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। सेकंड फिर है लिक्विड, ठीक है, देखिए लिक्विड के अंदर आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। थर्ड है गैस, गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम इनकी तीनों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे मास, शेप, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, डिफ्यूज़न, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स और इंटरपार्टिकल फोर्स, हम इसे इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी टोटल 9 प्रॉपर्टीज़ है। अब हम देखते हैं कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में किस प्रकार से मतलब बैलेंस्ड है, ठीक है। अब सॉलिड का जो मास होता है बच्चों वो डेफिनेट होता है, ठीक है, यानी उसका मास फिक्स ही रहेगा, डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स। लिक्विड का भी जो मास होता है वो डेफिनेट होता है, फिक्स ही होता है, और गैस का मास भी क्या होता है, डेफिनेट होता है। यानी इन तीनों का जो मास होता है वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, जो भी किसी ऑब्जेक्ट का होगा। सेकंड है शेप। अब देखिए सॉलिड की जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, फिक्स होती है, लेकिन जो लिक्विड है उसकी शेप जिस भी कंटेनर में आप वो लिक्विड डालेंगे उसके हिसाब से उसकी शेप हो जाएगी। अगर आपने ग्लास में लिक्विड को डाला है तो ग्लास के हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। बोतल में लिक्विड को डाला है तो बोतल के हिसाब से अपनी उस शेप को क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा, यानी वो ग्रहण कर लेगा उस शेप को। गैसेस के बारे में देखिए, गैसेस की शेप एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो ये भी जैसे आप उसको छोटे गैस सिलेंडर मान लीजिए, कोई भी गैस डालते हैं तो उसी शेप के अंदर चलेगी, चाहे आप उसे गैस कंटेनर में रखें या आप किसी। फिर बात करते हैं वॉल्यूम की, ठीक है। तो सॉलिड का वॉल्यूम होता है डेफिनेट होता है, यानी जो भी उसकी शेप होगी उसके हिसाब से वो अपना वॉल्यूम को क्या करेगा, घेरेगा। देखिए वॉल्यूम का होता है यहाँ पे स्पेस से, ठीक है। लिक्विड का भी जो वॉल्यूम है डेफिनेट रहेगा, लेकिन गैसेस का जो वॉल्यूम है वो इनडेफिनेट रहेगा, क्योंकि उसे जितना ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा वो उतनी ज़्यादा फैलती जाएगी, ठीक है। लेकिन सॉलिड, लिक्विड का ऐसा कुछ नहीं होता, उनका जितना वॉल्यूम वो फिक्स ही रहेगा। चाहे आप अगर 1 लीटर की बोतल में आप उसे डालेंगे तो भी उतना ही वॉल्यूम कवर करेगा, या फिर आप किसी बाल्टी में डालेंगे तो भी वो 1 लीटर पानी उतना ही वॉल्यूम कवर करेगा। नेक्स्ट आता है आपका कंप्रेसिबिलिटी, यानी उनको हम दबा सकते हैं या नहीं। तो देखिए कोई भी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए वो चेयर है, कोई स्टोन है, तो आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट पॉसिबल, या फिर आप लिख सकते हैं नेग्लिजिबल, ना के बराबर। लिक्विड ये भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है, लेकिन आप उनको, ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यानी वो ना के बराबर है, लेकिन आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस की बात करें तो ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, जैसे आपके पास कोई बैलून है तो आप उसे काफ़ी अच्छे से मतलब कंप्रेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लूइडिटी की। फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि बह सकते हैं क्या, वो फ्लो कर सकते हैं क्या। देखिए सॉलिड का पॉसिबल नहीं है, सॉलिड अपने आप कोई भी चीज़ फ्लो नहीं करती है, वो कर भी नहीं सकती, ठीक है। लिक्विड होता है वो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, पानी है, कोई और ऑयल है वो फ्लो कर सकता है, ठीक है। गैसेस भी फ्लो कर सकते हैं, लेकिन गैसेस के लिए हम फ्लो की बजाय यहाँ पे ब्लो कर सकते हैं, BLOW, ठीक है, क्योंकि फ्लो यहाँ पे वाटर के लिए यूज़ होता है और गैसेस के लिए आता है ब्लो, BLOW, लेकिन आप फ्लो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
बात करते हैं फिर रिजिडिटी की, ठीक है, यानी वो कितना सॉलिड है। रिजिड का मतलब होता है सॉलिड। तो जो सॉलिड होते हैं वो हाईली रिजिड होते हैं, ठीक है, यानी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और लिक्विड लेस रिजिड होते हैं, यानी सॉलिड से कम। और गैसेज नॉट रिजिड, यानी ये तो इसके अंदर कोई सॉलिडपन होता ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्यूज़न की, ठीक है। सॉलिड स्लो, डिफ्यूज़न का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी अदर पार्टिकल के साथ में इंटरमिक्स होना। तो ये जो प्रोसेस रहेगी सॉलिड में काफ़ी स्लो रहेगी, ठीक है। लिक्विड के अंदर वो चीज़ फास्ट रहेगी, और गैस तो आपको पता है बहुत दूर दूर तक मूव कर जाती है, तो इसमें वेरी वेरी फास्ट रहेगी। अब बात करते हैं स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। तो हम देखते हैं सॉलिड के अंदर जो स्पेस होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं मोस्ट क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है। बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में भी लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं वो, और गैसेस के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है। वो सबसे लिस्ट होते हैं, लिस्ट का होता है सबसे कम, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टीज है इसकी इंटर पार्टिकल फोर्स, जिसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बोलते हैं, यानी पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है एक दूसरे पार्टिकल के साथ में वो कैसा होता है। तो सॉलिड के अंदर वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट। लिक्विड के अंदर सॉलिड से कम होता है, स्लाइटली वीकर देन इन सॉलिड। और गैसेस के अंदर ना के बराबर होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हैं। अब बात करते हैं हम यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर की, ठीक है। तो देखिए इसमें टेम्परेचर की जो यूनिट है, देखिए कॉमन इसकी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर को मेनली लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस के अंदर लिखते हैं। लेकिन जो ऐसा यूनिट के अंदर इसकी हम यूनिट मानकर चलते हैं वो होती है आपकी केल्विन, ठीक है। इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं, और डिग्री सेल्सियस को हम ऐसे डिग्री और कैपिटल सी लगाकर उसको डिनोट करते हैं। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या होता है, यानी किस प्रकार डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में आपस में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो आपका 273 केल्विन के बराबर होता है। वैसे तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है आपकी 273.16, लेकिन हम उसको राउंड ऑफ करके कितना कर देते हैं 273, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है मैंने बताया आपको 273.16 केल्विन, ठीक है, यानी 273.16 केल्विन। लेकिन हम इसकी वैल्यू क्या मानकर चलते हैं 273 केल्विन। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आपको मान लो MCQ में ये कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बता सकें, ठीक है। आगे बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, यानी हम मैटर की जो स्टेट है वो किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर बाय फॉलोइंग 2 वेज। सबसे पहले हम बात करें फिजिकल स्टेट, यानी जो दिखने में है, तो दिखने में जो मैटर की स्टेट है उसे किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। तो उसके 2 तरीके हैं, देखिए बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, एक तो उनका टेम्परेचर बदल कर, सेकेंड है बाय चेंजिंग द प्रेशर, सेकेंड है उनका प्रेशर को चेंज करके। तो चलिए हम उनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। रुकिए, फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या चेंज रहेगा, उसका क्या प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले देखिए सॉलिड टू लिक्विड, अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तो कोई भी चीज़ अगर हम उसको टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कोई भी वस्तु क्या है सॉलिड से किस में आ जाएगी, लिक्विड के अंदर वो आ सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज विच overcomes the force of attraction between the particles, thereby solid gets converted to a liquid। अब जैसे कि मान लीजिए बर्फ़ ही है, ठीक है, आइस है, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि अगर हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे तो जो पार्टिकल्स सॉलिड के उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जो मूवमेंट से एनर्जी आती है, ठीक है, जो मूव करने से एनर्जी आती है वो उनकी बढ़ जाएगी, और अगर वो बढ़ेगी तो क्या होंगे, वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे और वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। अब बात करते हैं मेल्टिंग की।
मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, ठीक है। तो मेल्टिंग यानी किसी चीज़ का पिघल जाना। तो चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इनटू लिक्विड यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाना क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, यानी जहाँ पर कोई भी वस्तु क्या करती है? मेल्ट करती है। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि उस तापमान पर, उस टेम्परेचर पर जहाँ पर कोई सॉलिड मेल्ट हो जाता है और लिक्विड के अंदर आ जाता है, किस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, हम उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को उसका क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये आपको याद से कहते हैं, यानी वो पॉइंट, वो टेम्परेचर का पॉइंट जहाँ पर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आने पर मतलब शुरू हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, हम उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड टू गैस। ऑन हीटिंग ए लिक्विड, अगर हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं लाइक वाटर, ठीक है, तो जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, एज हाई एज इन अ गैस, जैसी गैस के अंदर होती है। दस कोजिंग द लिक्विड टू चेंज टू ए गैस। इस प्रकार क्या होता है? लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? गैस में। यानी यहाँ पे आपने क्या किया? वाटर को हीट किया है, ठीक है। पहले वाले में क्या किया था? सॉलिड टू लिक्विड में, उसको भी आपने टेम्परेचर इंक्रीज करवाया था, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था, लिक्विड टू गैस। अब बात करते हैं बॉइलिंग की, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था मेल्टिंग, अब हम बात करेंगे बॉइलिंग की। द चेंज ऑफ ए लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। यानी किसी भी ऐसे सब्सटेंस का लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाना, जब हम उसको हीट करें तो वो पॉइंट उसका क्या कहलाएगा? बॉइलिंग कहलाएगा, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट यानी जिस पर वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा वो उसका कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस rapidly into a gas at the atmospheric pressure is called its boiling point। यानी जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर एक लिक्विड बॉइल्स करता है यानी उबलने लग जाता है, एंड चेंजेस और बदलने लग जाता है, रैपिडली लगातार, इनटू ए गैस, गैस के अंदर, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दबाव के ऊपर, हम उसे कहेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करेंगे गैस टू लिक्विड की, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था कि सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज करेंगे और लिक्विड को गैस में कैसे, बट अब रिवर्स करते हैं, गैस टू लिक्विड। और हमने ये भी नोट किया होगा कि अभी तक हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे थे, ठीक है। तो जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी थी वो ज़्यादा होती जा रही थी, लेकिन जब हम गैस से लिक्विड में चेंज करेंगे यानी वेपर से उसको वापसी लिक्विड फॉर्म में लेके आएंगे तो हम उसके टेम्परेचर को क्या करेंगे? कम करेंगे, ठीक है। देखिए, ऑन कूलिंग ए गैस लाइक स्टेम, देखिए स्टेम जो आपकी भाप है वो गैस है, ठीक है। आप उसे वाटर वेपर भी बोल सकते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इज़ लोअर डाउन, यानी उसको कम किया जाएगा, कोजिंग दैम टू मूव स्लोली, जिससे कि वो स्लो मूव करे। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? वो ज़्यादा तेज़ स्पीड से मूव करेंगे पार्टिकल्स। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी को कम किया जाएगा तो पार्टिकल भी स्लो मूव करेंगे। एंड ब्रिंगिंग दैम क्लोजर, और पार्टिकल आपस में क्लोज हो जाएंगे, जो कि हमने सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अगर उस स्पेस को कम करना है यानी टेम्परेचर को हम कम कर देंगे, ठीक है, और प्रेशर हाई कर देंगे, ठीक है, तो पार्टिकल्स क्लोज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? फॉर्मिंग ए लिक्विड, लिक्विड का वापस से निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कंडेंसेशन।
देखिए इसका मतलब होता है उसको कूल करना, ठंडा करना। द प्रोसेस इन विच ए गैस ऑन कूलिंग टर्न्स इनटू ए लिक्विड, कि एक गैस को अगर हम ठंडा कर दें तो क्या होता है वापस वो लिक्विड में चेंज हो जाता है एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन, उसे हम कंडेंसेशन कहेंगे। अब देखिए दोनों की हम एग्जांपल लेकर चलें, गैस टू लिक्विड और कंडेंसेशन की, तो बात करेंगे हम। जैसे हम कोई भी भोजन मान लो पकाते हैं, ठीक है, तो उसकी खुशबू बहुत दूर तक हवा के साथ जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम भोजन को पकाते हैं तो उसके जो भोजन के पार्टिकल हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाती है और वो एयर पार्टिकल के साथ में मिक्स होकर दूर तक फैल जाते हैं। जिस प्रकार अगरबत्ती की जो सुगंध होती है, स्मेल होती है, वो काफ़ी दूर तक ट्रेवल करती है, क्योंकि अगरबत्ती के पार्टिकल क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, ठीक है, और उसकी खुशबू काफ़ी दूर तक फैलती है। उसी प्रकार जैसे आपने पानी गर्म किया होगा किसी बर्तन में, तो आप उसके ऊपर बर्तन पे आप कुछ भी रखते हैं, या आपने दूध गर्म किया होगा तो आप उस पर मान लीजिए कोई प्लेट रखते हैं, तो प्लेट के ऊपर जो है वाटर वेपर स्टैम्प के तौर पर पहले लग जाते हैं, और जब आप गैस को बंद कर देते हैं तो कुछ देर बाद वही वाटर वेपर मतलब जो है लिक्विड का रूप लेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप वापस से वेपर से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये था आपका गैस टू लिक्विड और कंडेंसेशन। अब बात करेंगे हम लिक्विड टू सॉलिड की, यानी अभी हमने पढ़ा था कि गैस से लिक्विड बना है, अब लिक्विड से सॉलिड। अगर हम उसके टेम्परेचर को, लिक्विड के टेम्परेचर को और कम करेंगे, ठीक है, यानी उसको फ्रीज की तरफ लेके जाएंगे, फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ लेके जाएंगे, तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम पानी का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम उसको फ्रीज में रख देंगे और टेम्परेचर कम रहेगा फ्रीज का, तो वो बर्फ़ बन जाएगा। लेकिन जैसे हम उसको बर्फ़ को, आइस को फ्रीज से बाहर निकालते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम उस लिक्विड को भी आगे हीट करें, ठीक है, एट 100 डिग्री, और तो वो क्या होता है, फिर वो स्टैम्प के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए लिक्विड टू सॉलिड, व्हेन ए लिक्विड इज़ कूल डाउन बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर, यानी कि लिक्विड को ठंडा किया जाता है उसके टेम्परेचर को कम करने पर, इट्स पार्टिकल लूज द काइनेटिक एनर्जी, तो उसके पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो ख़त्म हो जाती है, एंड कम टू ए स्टेशनरी पोजिशन, और वो रेस्ट में आ जाते हैं, स्थिर पोजिशन में आ जाते हैं, कॉजिंग द लिक्विड टू टर्न टू सॉलिड, जिससे क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं फ्रीजिंग की। द चेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू सॉलिड बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग, ठीक है, वही बात आ गई ना कि अगर हम किसी भी लिक्विड के टेम्परेचर को बिल्कुल ही डाउन ले आएंगे तो सॉलिड के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है वही। अब बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की, ठीक है, यानी किस पॉइंट के ऊपर कोई भी लिक्विड फ्रीज होता है, ठीक है। द टेम्परेचर at which the state of a substance changes from liquid to a solid is called the freezing point of that substance, यानी किसी भी पदार्थ का कोई भी लिक्विड है, यानी जो सॉलिड में चेंज हो उसका वो टेम्परेचर, वो पॉइंट उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है, यानी वो तापमान, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ जाते हैं, यानी वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्यूज़न, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूज़न, ठीक है, यानी कि मेल्ट हो जाना, यानी कोई भी जो वस्तु पहले सॉलिड थी वो पिघल गई है, ठीक है, जैसे आइसक्रीम का पिघल जाना, ठीक है, आइस का ही पिघल जाना, ठीक है, यानी ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए, हम उसे कहेंगे फ्यूज़न। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेटेंट हीट, द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। Since the heat energy is hidden in the bulk of the matter, it is called latent heat। देखिए अब इसको हिंदी में समझिए क्या कह रहा है,
इन द हीट एनर्जी, वो हीट ऊर्जा दैट इज़ रिक्वायर्ड, जिसकी ज़रूरत है क्या करने के लिए, टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए, विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस इन द टेम्परेचर, बिना उसके टेम्परेचर से छेड़खानी किए, यानी ना तो उसके टेम्परेचर को कम करना है ना ही उसके टेम्परेचर को ज़्यादा करना है, और क्या करना है, उसकी स्टेट को चेंज कर देना है, यानी सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, या फिर गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, कुछ भी हो, ठीक है, उसकी अवस्था को चेंज करना है, स्टेट को चेंज करना है, विदाउट चेंजिंग या और एनी डिस्टर्बेंस इन टेम्परेचर, ठीक है। इस प्रकार की हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। और जो लेटेंट हीट होती है वो मैटर की क्या होती है, उसमें हिडन रहेगी, ठीक है। ये था आपका लेटेंट हीट। अब हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन की। देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, तो द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड, ध्यान से समझिएगा क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझें, ठीक है। यानी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, आपको हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्या करने के लिए, टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, सॉलिड को आपने चेंज करना है किसमें, इनटू लिक्विड, लिक्विड के अंदर कितने सॉलिड को, 1 किलोग्राम सॉलिड को चेंज करना है लिक्विड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वायुमंडलीय दबाव के ऊपर, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जो कि उसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हम उस हीट को क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, ठीक है। समझे कि 1 किलोग्राम कोई भी सॉलिड रहेगा, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो हीट एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस, यानी वो एनर्जी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में चेंज करने की, ठीक है। जैसे लिक्विड को हम वैसे लीटर में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन में हम इसको किलोग्राम करके चल रहे हैं, ठीक है। फ्यूज़न में क्या था, 1 किलोग्राम सॉलिड को हमने चेंज किया था लिक्विड में, लेकिन वेपोराइजेशन में क्या है, लिक्विड से चेंज कर रहे हैं हम गैस में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव जो भी रहता है उसके ऊपर, ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। फ्यूज़न में मेल्टिंग पॉइंट था, इसमें बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में आना वो मेल्ट होना होगा, ठीक है, और लिक्विड से गैस के अंदर जाना वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही संभव है, ठीक है। इज़ नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हम उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक, वो है सब्लिमेशन। ये इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशन लगभग आ जाती है सीबीएसई एग्जाम्स में। देखिए, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करना डायरेक्टली फ्रॉम ए सॉलिड टू गैस, सॉलिड से गैस में और गैस टू सॉलिड। देखिए ध्यान से समझिए इसको, यानी किसी भी पदार्थ के स्टेट को चेंज करना है आपने सॉलिड से डायरेक्ट गैस। देखिए इसमें लिक्विड के अंदर पहले कन्वर्ट नहीं हुआ, सॉलिड से डायरेक्ट किधर चला गया, गैस में, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में, यानी जो बीच की अवस्था है लिक्विड की वो इसमें गायब है, विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए और गैस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाए विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, उसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। अब जो सब्लिमेशन है, वेपोराइजेशन है, ठीक है, कंडेंसेशन है, हम इनको चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखो भाई, ये आपका चार्ट है, ठीक है। इसमें देखिएगा जो आपका सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस में बदल सकता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। और जो गैस है वो रिवर्स हो सकती है, ठीक है, गैस जो है
वो रिवर्स हो सकती है किसमें, वापस सॉलिड में। तो ये प्रोसेस भी आपकी सब्लिमेशन कहलाएगी, यानी सॉलिड से गैस के अंदर जाना और गैस से वापस सॉलिड के अंदर जाना। ठीक है, ये जो एरो के साइन है, एक राइट हैंड साइड में जा रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मतलब यही होता है कि दोनों इन्वर्स है एक दूसरे के, यानी जो सॉलिड है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और जो गैस है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ये रहा आपका सब्लिमेशन। अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे सॉलिड से लिक्विड स्टेट की। ठीक है, तो जब सॉलिड इधर लिक्विड के अंदर चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं फ्यूज़न। ठीक है, क्या कहते हैं, फ्यूज़न। लेकिन जब लिक्विड सॉलिड के अंदर चेंज हो तो उसको बोलते हैं हम सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, देखिए सॉलिड जब लिक्विड में चेंज हो तो फ्यूज़न, और लिक्विड जब इसमें आए तो सॉलिड में आए तो सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, यानी वो सॉलिड उसमें मजबूती आ रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लिक्विड गैस में। ठीक है, जब लिक्विड को हम ज़्यादा हीट करते हैं, ठीक है, तो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में, और उस प्रोसेस को काम हम कहेंगे वेपोराइजेशन। ठीक है, अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो गैस है हम उसके टेम्परेचर को कम कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका कंडेंसेशन, वो ठंडी होकर वापस लिक्विड अवस्था में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो चार्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे आप ये जो डेफिनेशन है सब्लिमेशन की, वेपोराइजेशन की, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन, फ्यूज़न, ठीक है, आप इनको काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था कि जो टेम्परेचर का चेंज रहेगा वो क्या इफ़ेक्ट डालता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो प्रेशर है उसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं गैस टू सॉलिड में अगर चेंज करना है तो उसमें प्रेशर जो है उसका क्या इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। ठीक है, देखो तो गैस टू सॉलिड, अब गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, यानी गैस को हम लिक्विड के अंदर चेंज कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, हमें उस पर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ये अभी हमने पढ़ा, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे और उसके टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, तो जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। जैसे आपके सिलेंडर के अंदर गैस भरी होती है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो उसके ऊपर प्रेशर को अप्लाई करके और उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करके ही हम उसको गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हेन ए हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू गैस, ठीक है, जब गैस के ऊपर हाई प्रेशर अप्लाइड किया जाएगा तो इट गैस कंप्रेस्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वो कंप्रेस हो जाएगी। उसके जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो पास पास में आएंगे, और जब पार्टिकल पास में आएंगे तो जो वेपर की स्टेट है, जो गैस की स्टेट है, वो लिक्विड स्टेट में बदल जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब हमने डिफरेंस पढ़े थे सॉलिड लिक्विड गैस में, तो उनमें डिफरेंस यही था कि गैस के जो पार्टिकल है वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उस पार्टिकल को ही कंप्रेस करके पास पास ले आएंगे तो लिक्विड स्टेट में आने लग जाएगा। ठीक है, तो इट गेट्स कंप्रेस्ड एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ लोड, और अगर टेम्परेचर को कम कर दें द गैस इज़ लिक्विफाइड, तो जो हमारी गैस है वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जो आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेज स्टेट। ठीक है, वो डायरेक्ट किस में आ जाती है, गैसीज स्टेट में आ जाती है, गैस की अवस्था में आ जाती है। जब हम क्या करते हैं, ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी बिना वो लिक्विड स्टेट में आए सॉलिड से डायरेक्ट किस में चली जाती है, गैस के स्टेट में चली जाती है। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न, यही रीज़न है दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ आल्सो नोन एज ड्राई आइस। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि ड्राई आइस किसे कहते हैं, ठीक है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड उसको ड्राई आइस बोलते हैं। या फिर क्वेश्चन ये आ जाए कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, या हम उसे साइंस में किस प्रकार से जानते हैं, तो आप लिखेंगे कि साइंस में उसको ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। अभी हमने पढ़ा था वेपोराइजेशन। ठीक है,
तो वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन एक ही बात होती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, ठीक है, यानी लिक्विड से गैस की स्टेट में कन्वर्ट हो जाना किसी भी सब्सटेंस का एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले किसी भी टेम्परेचर पर अगर किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चली जाए तो हम उसे कहते हैं इवेपोरेशन हो गया वो, या फिर वो वेपोराइजेशन हो गया, ठीक है। दोबारा समझ लें इसको। ये कह रहा है कि किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट है वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। अगर उस टेम्परेचर से नीचे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उस सब्सटेंस का वो क्या कहलाएगा, आपका इवेपोरेशन पॉइंट, ठीक है, या फिर वो वेपोराइजेशन कहलाएगा। अब जैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन की रेट को मतलब अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप मान लीजिए चाय पीते हैं, ठीक है, अगर आप चाय मतलब कप के अंदर डालकर पीते हैं और आप उसको एक बाउल, एक कटोरे के अंदर डाल के पीते हैं, ठीक है, तो आप पाएंगे कि जो आपने कटोरे में चाय डालकर पी है वो चाय ज़्यादा जल्दी आप पी पाएंगे, और वो क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो कप के सरफेस एरिया से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, ये कॉमन सी बातें हैं, जहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हो गए, ठीक है, क्योंकि वो भाप बनकर वो काफ़ी जल्दी जाएगा, वो ठंडी ज़्यादा जल्दी चाय हो पाएगी, ठीक है। तो देखिए सरफेस एरिया, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, यानी किसी भी कंटेनर के अंदर मान लो आप वो लिक्विड डाल रहे हैं, अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप उसका तापमान बढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए गर्मियों के अंदर जो पानी होता है, आपने देखा होगा कि जून जुलाई के अंदर जो बारिश होती है, ठीक है, काफ़ी अच्छी बारिश होती है, तो फिर धूप आती है तो वो जो बारिश का पानी होता है वो सूख जाता है, ठीक। वो क्यों सूख जाता है, क्योंकि जब उस पर धूप लगती है तो उसका टेम्परेचर हाई होता है। जब टेम्परेचर हाई होगा तो जो लिक्विड स्टेट है वो वेपर की स्टेट में चली जाएगी, जिससे कि इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका विंड स्पीड, अगर हवा की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, तो भी क्या होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा अगर आपको पसीने आ रहे हैं, इवेपोरेशन की जो रफ्तार रहेगी, अगर आपको पसीने में हवा लगती है तो आपकी बॉडी से पसीना बहुत जल्दी गायब हो जाता है, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो ये आपके 3 पॉइंट थे, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड। एक इसमें आप ह्यूमिडिटी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ह्यूमिड एरिया भी इवेपोरेशन को मतलब अफेक्ट करता है, ठीक है। अभी हमने बात करा था इवेपोरेशन को कौन कौन से जो है वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अब देखिए कि इवेपोरेशन जो होता है उससे ठंडक आती है, आप इसे अपने दैनिक जीवन में भी आप काफ़ी बार महसूस करते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, जो पार्टिकल है लिक्विड के वो एनर्जी को क्या करते हैं, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर आप उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी बोल सकते हैं, फ्रॉम द सराउंडिंग टू गेट कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट, ठीक है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, इससे क्या होता है कि जब बाहर से एनर्जी सराउंडिंग से हम एब्जॉर्ब करते हैं तो उससे जो बाहरी चीज़ है वो हमें क्या लगती है, ठंडी नज़र आती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम अपनी हथेली के ऊपर एसीटोन या कोई परफ्यूम डालते हैं, ठीक है, या पेट्रोल डालते हैं, तो जैसे ही वो पेट्रोल या फिर उसकी परफ्यूम की जो स्मेल है वो एयर के अंदर मिक्स होती है, ठीक है, यानी फ्यूज़ होती है, तो उसकी जगह क्या होता है, दूसरी एयर के जो पार्टिकल है वो उसका स्पेस लेते हैं, ठीक है। तो जब उनमें टेम्परेचर में वेरिएशन होगा तो जिससे हमें वो वहाँ पे ठंडक का एहसास होता है, ठीक है। और एग्जांपल लीजिए इसके कि स्वेटिंग इन आवर बॉडी, यानी जो हमारी बॉडी में पसीना आता है
कीप द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, वो हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है यानी 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसको कांस्टेंट रखता है बाय टेकिंग अवे द एक्स्ट्रा हीट, जो एक्स्ट्रा हीट होती है उसको पसीने के माध्यम से वो बाहर निकाल देता है बॉडी की, ठीक है, फ्रॉम बॉडी एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे वेपर की फॉर्म में, ठीक है। आपको दिखता तो नहीं है ना बॉडी के किस हिस्से से पसीना आ रहा है, ठीक है, लेकिन बॉडी के अंदर से जो स्किन है वो पानी की जो वेपर है उसको रिलीज़ करती है और जैसे बाहर की उसको हवा लगती है, ठीक है, तो वेपर धीरे धीरे लिक्विड अवस्था में चेंज हो जाते हैं जिससे आपको पसीने की बूंदों के रूप में वो दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना रखा है एसआई यूनिट के नाम से, ठीक है, आप चैनल के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं इम्पोर्टेंट एसआई यूनिट्स के नाम से, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि इस लेसन में भी यूनिट्स का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। बेस यूनिट देखिए, ये वो बेस यूनिट है जिनसे आगे सभी यूनिट्स बनती है, ठीक है। वैसे तो मास, लेंथ और जो आपका टाइम है, ठीक है, जो आपका डिस्टेंस है लेंथ होती है, ठीक है, ये 3 बेसिक यूनिट होती है। इन तीनों के बगैर कोई भी हम यूनिट ड्राइव कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो देखिए मास जो होता है उसकी ऐसे यूनिट होती है किलोग्राम, ठीक है, ऐसे यूनिट होती है उसकी किलोग्राम, ठीक है, और उसका सिंबल होता है केजी। यहाँ पे आप डिस्टेंस लिख लीजिए, लेंथ लिख लीजिए, बात एक ही, ठीक है। यहाँ पे आप लेंथ कर सकते हैं, लेंथ डिस्टेंस की जगह। तो लेंथ या डिस्टेंस की जो ऐसे यूनिट होती है वो होती है आपकी मीटर, ठीक है, ये आपकी यूनिट है और ये जो है आपका वो सिंबल है, ठीक है, सिंबल है। टाइम है, टाइम की ऐसे यूनिट होती है सेकंड, इसका सिंबल होता है स्मॉल एस। करंट जो होता है, करंट की ऐसे यूनिट होती है एम्पियर और इसका सिंबल होता है कैपिटल ए। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल है वर्ड तो आपने स्मॉल ही करने हैं, ठीक है, और जो कैपिटल है आपने उसको कैपिटल में ही लिख कर जाना है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सिंबल के जो साइन हैं, ठीक है, कैपिटल और स्मॉल, इनका अपना अपना अलग अलग मीनिंग आ जाता है फिर, ठीक है। अमाउंट ऑफ मोल, यहाँ पे आएगा आपका अमाउंट ऑफ मोल, यानी किसी भी चीज़ की जो मात्रा है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे आगे लेसन नंबर 2 में, तो उसकी ऐसे यूनिट होती है मोल, ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ मोल, उसकी ऐसे यूनिट होती है मोल, MOLE, लेकिन जो इसका सिंबल होता है वो सिंपल होता है MOL, इसमें ई नहीं लगाते हम, ठीक है। कोई भी जो आपकी कफ सिरप है या कोई और जो पीने वाली दवाई होती है उनके ऊपर जो उसकी क्वांटिटी लिखी होती है कि इसमें कौन कौन सा साल्ट मिला हुआ उस दवाई के अंदर, तो मोल के अंदर लिखी होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं टेम्परेचर की, जो इसकी कॉमन होती है वो तो होती है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो ऐसा यूनिट होती है वो हम लेते हैं केल्विन, ठीक है, और इसका सिंबल होता है कैपिटल के। फिर आती है लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, यानी लाइट की स्ट्रेंथ, लाइट की मजबूती, उसकी इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास यूनिट होती है कैंडेला, ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है बच्चों CD। ये जो आपकी 7 जो है ये बेस यूनिट कहलाती है, ठीक है, इनके बगैर और कोई यूनिट बन ही नहीं सकती। आप कोई भी और यूनिट बनाएंगे, किसी का फार्मूला है जैसे फोर्स है, तो फोर्स अकेला नहीं बन सकता, फोर्स के अंदर भी क्या लगा हुआ है, मास का उसमें जिक्र आया है, ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स का फार्मूला होता है, ठीक है, तो उसमें फोर्स के अंदर क्या आ गया, मास आ गया, ठीक है। आप कोई भी जैसे और आगे यूनिट्स लेंगे तो उनके अंदर जो मास है, टाइम है और लेंथ है, इनका बेसिकली 3 तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे जैसे आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे तो आप इन तीनों को ही बेस मान कर चलेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं हम MLT, ठीक है, M फॉर मास, L फॉर लेंथ और T फॉर टाइम, ठीक है, ये बेस होते हैं आपके, ठीक है। अब आपके ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इस लेसन से, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब
इम्पोर्टेंट रहने वाली इस लेसन में। पहला क्वेश्चन है, ये आपने खुद से सोल्व करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहीं पे आपको आंसर बता दूंगा। इसका पहला क्वेश्चन है तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो क्या है कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। हमने अभी जिक्र किया था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में भी इनके आंसर हमें बता सकते हैं, ठीक है। आप जितना इसको इंटरेस्ट लेकर काम करेंगे, मैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियो तैयार करूँगा। सेकंड क्वेश्चन है कि वाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा बोर्ड के लिए भी और CBSE बोर्ड के लिए भी, ठीक है। इसमें आपको इवेपोरेशन का रोल पता चलेगा। थर्ड क्वेश्चन है कि वाई डज द नेफ्थलीन बॉल्स केप्ट इन स्टोर्ड क्लोथ्स इन आवर होम डिसअपियर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर आपने सब्लिमेशन को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका अच्छे से बता पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपका कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड मैटर, कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हम किसी चीज़ को ये बोल सके कि मैटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसका मास होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु है तो उसका मास डेफिनेटली होगा, अगर मास होगा तो वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई डू गैसेज नाइदर हैव फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स शेप। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है, आपने इसका जवाब ज़रूर देना है। सिक्स्थ है हाउ डज द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेज अस इवन फ्रॉम ए कंसिडरेबल डिस्टेंस। देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए घर में जो भोजन बन रहा है, ठीक है, उसकी खुशबू हमें अगर हम दूर बैठे तो भी हमारे तक पहुंच जाती है। क्यों? तो मैंने अभी बताया था कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आप इसमें जो हमारी अगरबत्ती होती है, ठीक है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं कि उसकी भी स्मेल काफ़ी दूर तक जाती है। सेवंथ है, मैंने इसमें आपके लिए 7 ही क्वेश्चन दिए बच्चों। एक्सप्लेन वाई डज डिफ्यूज़न occurs मोर क्विकली इन गैसेज दैन इन लिक्विड। ठीक है, आपने एक्सप्लेन करना है कि दो गैसेज आपस में मिक्स काफ़ी जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड के अंदर हम कोई सॉलिड मिलाते हैं, ठीक है। तो ये क्यों हो जाता है, क्या इसकी वजह, आपने ये हमें बताना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा लेसन 1 कंप्लीट हो चुका है इसमें, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो प्यार आप अभी तक दे रहे हैं, आप अपना रिस्पॉन्स जो दे रहे हैं, आप इसे बनाए रखें। आप प्रत्येक वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, मैक्सिमम नंबर आप जितने कर सकते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी फॉरवर्ड करके अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।